तो आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर 2 देखने वाले हैं, जहां पे सबसे पहला टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो दो मेथड है, पहला कंडक्शन से, दूसरा इंडक्शन से। तो कंडक्टर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, कंडक्टर क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अलाउ करे कि पास कर जाए। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ऐसा चीज जो बिजली कंडक्ट करे वो कंडक्टर, और ऐसा चीज जो बिजली ना कंडक्ट करे वो इंसुलेटर। लेकिन पढ़ाई के मामले में क्या बोल सकते हैं उसको, कि ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास हो जाए वो कंडक्टर, और ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास ना हो वो इंसुलेटर। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन लिखिए। इंसुलेटर का, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजली। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको हम लोग बाय कांटेक्ट में लाके ही ये प्रोसेस होता है। जैसे एक बॉडी है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक्सेस चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बॉडी। और एक बॉडी ला रहे हैं हम लोग जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अगर इस बॉडी को हम लोग इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो कांटेक्ट में लाने से ही जो इसका एक्सेस चार्ज है वो इस पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जो इसका एक्सेस चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी अब चार्ज हो गया। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, कैसे कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं? किसी एक बॉडी को जो चार्ज बॉडी है उसमें हम लोग कांटेक्ट में लाके इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर, जो एक्सेस चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर करा के चार्जिंग बाय कंडक्शन करा सकते हैं। तो कंडक्शन कैसे होता है? किसी एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी को उसके पास लेके आएंगे तो इसका एक्सेस चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिखना मत, हम लिखवाएंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो एक न्यूट्रल बॉडी है, प्लस माइनस ऐसा है। अब हम लोग बाहर एक्सटर्नल एक मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेके आए, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जैसे ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे, इसके पास सटाना नहीं है, ये नॉन कांटेक्ट प्रोसेस है कि कांटेक्ट में बिना आए भी चार्जिंग करा देता है। जैसे ही प्लस लेके आएंगे पास, तो ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बिना पास लाए भी इसके अंदर का, ऐसा सोच लो बस कि जितना माइनस है सब कहाँ आ गया, यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इधर क्या है, प्लस है, तो सारा माइनस को अपनी ओर खींच लिया। जब माइनस इधर आ गया तो प्लस अपने आप क्या हो जाएगा, दूर। समझ में आ रहा है? ये प्लस एक चार्ज बॉडी है जो पॉजिटिव है, वो हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए, ये प्लस सारा माइनस को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि वही प्रॉपर्टी है चार्ज का, पढ़ चुके हैं कल। अब माइनस अपने आप, मतलब माइनस यहाँ आ गया, प्लस उधर चला गया। अब यहाँ क्या आ गया, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन मतलब पता है ना, मतलब प्लस माइनस अलग अलग हो जाए ना, तो पोलराइजेशन आ गया। ये कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिना कॉन्टैक्ट में लाए हम लोग दिमाग में अपने बैठा पहले से ही लाना है, या तो पॉजिटिव लेके आओ या तो नेगेटिव। कोई चार्ज बॉडी लेके आओ जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आओ, वो अपने आप सेपरेट कर देगा। सेपरेट करके पोलराइजेशन आ गया। अब यहाँ से भी हम लोग को प्लस को हटाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लड़की सब है और बाहर गुपचुप का ठेला लगा दो, तो ये सब लड़की गुपचुप की तरफ दौड़ जाएगी। तो अब इस बॉडी पे सिर्फ क्या रहा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्लस रहा ही नहीं। तो अब ये गुपचुप का ठेला क्या है, अर्थिंग है। गुपचुप का ठेला मत समझ लेना, ये अर्थिंग है, अर्थिंग। हम लोग इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थिंग मतलब क्या, भर भर के इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अर्थिंग मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना अपना इसके पास भेजेगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल करके ये प्लस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो सिर्फ बॉडी में क्या रहा, निगेटिव।
तो समझाने के लिए बोले कि लड़की सब है, गुपचुप लगा लगा दो, लड़की गायब, बस बचा माइनस। तो अब माइनस आ गया मतलब चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यहां भी कोई चार्ज नहीं था, तो जैसे ये Q है, तो अब जब चार्ज हो जाएगा आफ्टर, जब कांटेक्ट में आया तो आफ्टर चार्जिंग, ये दो बॉडी था, इस पे Q चार्ज था, तो अब इस पे कितना रहा? Q/2। इस पे भी कितना रहा? Q/2। बस ये शर्त है कि दोनों बॉडी आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम साइज में इक्वल होना चाहिए। अगर सेम साइज में इक्वल होगा तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो भी बराबर बराबर होगा। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पहचानने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है बस। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? क्या डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है? तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है कि गिवन बॉडी इज चार्ज और नॉट। जैसे ये बॉडी है, हम यहां पे देखना चाहते हैं चार्ज है कि नहीं, तो ये बता देगा कि है कि नहीं। सोचो कैसे। वेरी गुड। तो हम लोग मान लेते हैं कि यही बॉडी है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बॉडी है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल के सरफेस पे लाना है तो क्या करें? अभी तो सीखे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इस बॉडी को इस पे हम लोग क्या किया जाए? टच करा दिया जाए। सारा प्लस चार्ज किस पे आ गया? इस पे आ गया। चार्जिंग बाई कौन सा है? चार्जिंग बाई कंडक्शन। टच से कांटेक्ट में आने से चार्जिंग बाई कंडक्शन हुआ, ये प्लस चार्ज इस पे आ गया। अब ये प्लास्टिक तो है नहीं, ये क्या है? मेटल है, तो आएगा ही चार्ज इस पे। ये सब मेटल है तो चार्ज इस पे आ गया। ये चार्ज डुगरते डुगरते यहां तक आ गया। अब ये क्या है? ये है गोल्ड का लीफ, मतलब पत्ते से बना हुआ है। ये पत्ते से मतलब गोल्ड का हम लोग मेटल यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल होता है, बहुत पतला बन सकता है, तो पत्ते ऐसा एकदम पतला ऐसा लगा दिए। अब ये जो प्लस चार्ज है क्या इस पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, मेटल है ना, तो ये प्लस चार्ज इस पे भी आ गया। ठीक। अब एक बात बताओ कि अब दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे पहले ये ऐसे था, अब ये कैसे हो गया? और तिरछा हो जाएगा ऐसा। तो जैसे ही रिपल्सन हुआ, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि जो बॉडी था इस पे कोई ना कोई चार्ज था। अगर रिपल्सन नहीं हुआ मतलब कोई चार्ज नहीं था। हाँ, बट हम लोग क्या इस पे ये बता सकते हैं कि कौन सा कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है? नहीं, ये नहीं बता सकते हैं। अगर निगेटिव लेके आएंगे तो हर तरफ निगेटिव निगेटिव, फिर निगेटिव निगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव लेके आएंगे तो हर तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। तो इसके रिपल्सन से बस हम लोग ये बता पाएंगे कि ये बॉडी चार्ज है कि। समझ में आया? कूलम्स लॉ में लिखिए, कल समझा दिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Q1 Q2 टू द R, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल टू आएगा तो एक कांस्टेंट टर्म K जुड़ जाएगा। लिखवाए नहीं थे तो लिख लो, कल पढ़ा दिए थे वैसे। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लिख लीजिए। देखो K जो होता है उसका वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। K का न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है कि ये जो दो बॉडी है ये हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। जैसे ये दो चार्जेस है, बॉडी नहीं चार्जेस Q1 Q2, इसको हम लोग मान लो हवा में रखें, एयर में रखें, ठीक है,
या वैक्यूम में रखे हैं, तब तो यही आएगा जो लिखे हैं, k का वैल्यू 9 × 10⁹, यही यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये हम लोग रख देते हैं एयर में नहीं, पेट्रोल में या कहीं और भी रख देते हैं, ग्लास के अंदर, पानी के अंदर, कहीं भी रख देते हैं, किसी मीडियम में रख देते हैं, तो अगर एयर या वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में रखेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ, देखो लिखा है ना फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है, तो एयर कितना हेल्प कर रहा है इन दोनों चार्जेस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होने के लिए, एयर कितना हेल्प कर रहा है, कितना परमिशन दे रहा है, उसको बोलते हैं परमिट, परमिशन देना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर एयर के अलावा वाटर है तो वही है कि वाटर कितना उसको हेल्प कर रहा है, परमिशन दे रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होने में। तो अभी बस इतना लिखो कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। अब उसका यूनिट निकालना चाहते हो ना, अगर चाहते हो कि इसका यूनिट निकाल के देखो क्या आ रहा है, तो देखो कैसे निकाल सकते हो, आता है एग्जाम में, कूलम्स लॉ यही बोलता है ना k q1 q2/r²। अब इस k का यूनिट निकालना है तो r को ऊपर ले जाओ, पहले ये फोर्स है, फोर्स पे क्या मल्टीप्लाई किए r, और ये q1 q2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इक्वल टू क्या रहा k, फोर्स का ऐसा यूनिट r² मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम और कूलम मतलब कूलम का स्क्वायर, ये 2 ऊपर आएगा तो -2, तो k का यही यूनिट आया ना, यही यहां भी लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख लिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो ये दो चार्जेस था यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जिसमें कोऑर्डिनेट ले लिए, यहाँ से यहाँ r1, यहाँ से यहाँ r2, ये वाला डिस्टेंस r1 2, ठीक है, वेक्टर लगा दिए, ये q1 ये q2। अब दोनों आपस में रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, ये दो चार्जेस है आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन तो होगा ही होगा। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में वही लिखना है कूलम्स लॉ के हिसाब से। तो हम लोग नॉर्मली क्या पढ़े थे, कूलम्स लॉ k q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। बट सर इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो तो वेक्टर फॉर्म में है, मतलब r12 इस चीज का स्क्वायर करना है ना, तो सर अगर इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर का स्क्वायर पढ़े हो क्या, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, तो जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये वेक्टर यहाँ से हट जाएगा, जैसे k q1 q2 अपॉन r² हो गया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में था तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के लिए वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब जब फोर्स निकालते हैं तो फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्योंकि यहाँ वेक्टर है तो हम लोग यहाँ वेक्टर लगाए r के फॉर्म में। अब हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं यूनिट वेक्टर बराबर क्या, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, पढ़े हैं ना। तो हम लोग k q1 q2 ये भी सही है, बट अगर इसको कैप को चेंज करना है तो यहाँ पर r वेक्टर बाई r² था, यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड। अब ये r² और r का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, r³ बन गया, तो k q1 q2 अपॉन r³ और यहाँ जो भी वेक्टर है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि सर हम लोग तो कूलम्स लॉ में ये पढ़े थे कि फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r², ये r³ कैसे आ गया, ये तो बस वेक्टर दिखाना है जो वेक्टर है, तो r³ मैग्नीट्यूड में तो r³ आ गया, और उससे पहले मैग्नीट्यूड में r² सीख रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले तक, तो नॉर्मली r² ही होगा। ये बहुत कम यूज होता है बोर्ड के पढ़ाई में वेक्टर वाला, बट है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो कैसे आ गया समझ में आ गया,
क्योंकि यहाँ वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे। जब यहाँ यूनिट वेक्टर यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अब ये आर स्क्वायर था तो आर से मल्टीप्लाई हो गया तो आर क्यूब हो गया। ये लिख लिए, तो अब ये लिख लीजिए, ये देखो हम लोग निकाल रहे हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो जिस पे निकालते हैं वो पहले लिख देते हैं और जो लगा रहा है वो बाद में लिख देते हैं। दूरी के लिए तो 1 से 2 ही गए हैं ना, तो दूरी के लिए तो R12 ही रहेगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब बहुत छोटा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पॉइंट चार्ज है ना बस, तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर सेपरेशन, इट इज नॉट वैलिड फॉर सेपरेशन लेस देन 10 की पावर -15 मीटर। इट इज नॉट वैलिड फॉर सेपरेशन लेस देन 10 की पावर -15 मीटर। अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच का दूरी एकदम कम है, एकदम कम मतलब 10 का पावर -15 मीटर से भी कम, तो हम लोग उनके बीच कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, लिमिटेशन है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज वैलिड फॉर चार्ज स्फेरिकल बॉडी, it is valid for charge spherical body, it is valid for charge spherical body only if they are placed at large distance, only if they are placed at large distance। ये बोलना चाहता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसपे क्यू चार्ज है, किसमें क्यू चार्ज है, इसके लिए कूलम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब इन दोनों के बीच का दूरी काफी ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये कैसा बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला सवाल, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges 2 into 10 की पावर -7 कूलम and 3 into 10 की पावर -7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर apart, placed 30 सेंटीमीटर apart in air, in air दे दिया, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ही लगेगा। ठीक, तो एकदम आसान है, कूलम्स लॉ लगाना है। दो चार्जेस है, Q1 कितना है 2 into 10 की पावर -7, Q2 कितना है 3 into 10 की पावर -7, दोनों कूलम में ही है और दोनों के बीच का दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। सर हम लोग सेंटीमीटर में तो ले ही नहीं सकते क्योंकि मीटर यूनिट होता है। क्या बात है, 0.3 क्यों? अब सर कूलम्स लॉ लगाएंगे, फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, Q1 का वैल्यू 2 into 10 की पावर -7, Q2 का वैल्यू 3 into 10 की पावर -7 अपॉन R स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, एकदम आसान है। तो देखो सबसे पहले क्या करो कि ये देखो -7 कितना हो गया, -14 और +9 कितना हुआ 5, -14 + 9, समझ में आ रहा है ना। माइनस एक साथ जोड़ दो, ये प्लस में है तो 10 की पावर -5, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। यहाँ 9 बचा, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 9 × 2 × 3, नीचे 0.3 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको 0.3 × 0.3 कर देते हैं आसानी के लिए, पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 की पावर 2 आ गया। कोई दिक्कत? देखो 1 पॉइंट 10 की पावर 2। अब 3 से 1 3 कटा दो और 3 से ये भी कटा दो, तो 3 दूनी 6, तो 6
और यहाँ पे -5, यहाँ पे +2, तो 5 में से 2 जाएगा कितना, 3, तो 6 × 10⁻³ इतना ही आ रहा है। फोर्स है तो यूनिट क्या लगाएंगे, न्यूटन। कोई दिक्कत परेशानी है? हाँ हाँ, नहीं ना, बस सॉल्व करना है इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो कर लेना खुद से। एक अच्छा सवाल दे रहे हैं कि ये एक क्यू चार्ज है और ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में हम लोग एक क्यू चार्ज रखेंगे। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2 मीटर। सॉरी, बीच में नहीं रखेंगे। देखो, दो चार्जेस है क्यू और क्यू, आइडेंटिकल चार्जेस है दोनों। दोनों का बीच का दूरी कितना है, 2 मीटर। अब हम लोग बीच में कहीं भी, यहाँ कहीं भी एक क्यू चार्ज रखना है और ऐसा रखना है कि इससे इस पर कुछ फोर्स लगेगा और इससे इस पर भी कुछ फोर्स लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे इसका मतलब यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, मतलब स्टेबल रहे। तो क्वेश्चन यही है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस है, 2 मीटर का दूरी के बीच रखा गया है, एक कहीं भी हम लोग क्यू चार्ज रखें। अब आपको बताना है पहला सवाल कि कहाँ रखें। सवाल पहला क्या है कि कहाँ रखें इसको, मतलब x, मान लो कि यहाँ से यहाँ का दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, भाई हाई 100 है, हाई 20 है, तो कितना 80, x माइनस 2 माइनस x। तो हम लोग चुपचाप x निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि कहाँ रखना है। समझ में आ रहा है ना? तो पहला सवाल है कि कहाँ रखेंगे इसको, कितना दूर पे रखेंगे, तो x निकालना है। कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा ये सवाल का जवाब? तो सर लिखा हुआ है ना कि ये ऐसा रखना है कि कहाँ रहे, एट इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे रहे, इसका मतलब सर जो फोर्स, इसको 1 मान लेते हैं इसको, लेकिन बराबर है ना तो 1 मान नहीं सकते वैसे, तो जो फोर्स इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। जो फोर्स A से लगेगा वही फोर्स B से भी लगेगा। किस पे, इस पे ही लगेगा। तो कूलम्स लॉ लगाओ यहाँ पे, कूलम्स लॉ लगाओ यहाँ पे। इसके बीच का दूरी x माने है, उसके बीच का दूरी 2 माइनस x। कूलम्स लॉ लगाओ और आंसर लेके दोनों को इक्वेट कर दो, सब x के फॉर्म में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर करो, अब हम थोड़ा ना करेंगे। समझ में आ गया ना सवाल? लेकिन ये अंग्रेजी में सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है, बोलोगे तो लिखवाएंगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिखवाना जरूरी है मेरे को, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। आंसर देखिए, एक मिनट, इसके लिए इसके लिए लिखिए F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू FB। इसके लिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कितना है, इतना। कितना आसान बात है सर, ये से ये, अब ये उधर आइए, दोनों को इक्वेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस सॉल्व कर दीजिए, x आ जाएगा। 2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x का होल स्क्वायर। कितना आसान बात है, कर लो जैसे करना है वैसे। तो ये Q रहा, ये Q रहा, दोनों के बीच का दूरी 2 रहा, बीच में Q रहा, यहाँ से यहाँ का दूरी 1 रहा, यहाँ से यहाँ का दूरी 1 रहा। तो पोजीशन बता दिए।